हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। यह किस कृषि उत्पादक की प्रजाति है? इसका आंसर है चावल। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जय है। वर्तमान भारत में गेहूं की किस प्रजाति की खेती सर्वाधिक क्षेत्रों में की जाती है? यह है टी एस टी वी एम प्रजाति की खेती संपूर्ण भारत में सर्वाधिक होती है। इस प्रजाति के विकास का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को है, जिसे उन्होंने मैक्सिको में विकसित किया था। इससे किसानों को फसल ज़्यादा प्राप्त होती है। ध्यान रखिए कि नॉर्मन बोरलॉग की राष्ट्रीयता अमेरिकी थी। नॉरिंगटन गेहूं की बौनी प्रजाति है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस गेहूं से ही सूजी बनाई जाती है। इसे सख्त गेहूं की उपमा दी जाती है। उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत में किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम स्थान है? वह है पुडुचेरी। एनपीके उर्वरक के प्रति हेक्टेयर सिर्फ खपत वाले राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश में पुडुचेरी का प्रथम स्थान है, जबकि दूसरा स्थान तेलंगाना का है। तीसरा स्थान पंजाब का है, जबकि कुल खपत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम व महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। उर्वरकों के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है, जबकि विश्व उर्वरक उपभोग में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोगकर्ता राष्ट्र है। भारत में चुकंदर से चीनी बनाने के प्रयास का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? वो जाता है डॉक्टर वीसी गुप्ता को। भारत में चुकंदर से चीनी बनाने के प्रयास का श्रेय वीसी गुप्ता को जाता है। डॉक्टर गुप्ता भारत के केंद्रीय खाद्य सचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चुकंदर की फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, जबकि गन्ने की फसल होने में 8 से 10 महीने लगते हैं। इसलिए सरकार का प्रयास है कि चुकंदर से चीनी बनाने को प्राथमिकता दी जाए। इसी क्रम में अभी हाल ही में सरकार ने मिस्र, श्रीलंका और नाइजीरिया के साथ चुकंदर से चीनी बनाने के लिए एक समझौता भी किया है। केंद्र सरकार में किसानों की आय को वर्तमान से दुगना करने हेतु किस वर्ष को लक्षित किया गया है? वह है 2022 तक। भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने हेतु कृषि निर्यात नीति 2018 की घोषणा की थी, जिसके अनुसार 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा $30 अरब से बढ़कर $60 अरब किया जाना है तथा 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना इत्यादि लक्ष्य प्रमुखता से शामिल किए गए हैं। इसमें से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? वो है राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश में। यह बिहार के समस्तीपुर में स्थित है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है। वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। यूपी में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। उकठा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? यह करता है अरहर की फसल को। उकठा या पेट रोग अरहर व कपास को प्रभावित करता है। धान में भूरा धब्बा, खैरा, झोंका और झुलसा रोग लगता है। 1943 में बंगाल से आए भयंकर अकाल का कारण धान का भूरापन चित्ती रोग था। मूंगफली में टिक्का रोग व चारकोल रोग नामक रोग लगते हैं। इनमें से कौन भारतीय गाय की नस्ल नहीं है? वह है मुर्रा। मुर्रा गाय की नहीं बल्कि भारतीय भैंस की नस्ल है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस मुर्रा नस्ल की होती है, जबकि साहिवाल, लाल सिंधी, थारपारकर, गिर, देवनी, मालवी, अमृत महल, मेवाती इत्यादि भारतीय गाय की नस्ल है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? वह है 2 बार। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार, एक बार रबी सीजन के दौरान और एक बार खरीफ सीजन के दौरान घोषित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य व न्यूनतम मूल्य होता है
जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रखती है। जब बाजार में कृषि उत्पादकों का मूल्य गिर रहा होता है तो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है। कृषि जगत एवं मूल्य आयोग, इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? यह माने जाते हैं एफ निकोलस। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम से हुई थी। भारत में सरकारी आंदोलन का जनक एफ निकोलसन को माना जाता है। 1914 ईस्वी में सरकार ने सर मैक्लोगन के नेतृत्व में कमेटी गठित की जिसने सहकारिता के सिद्धांत प्रतिपादित किए। 1951 ईस्वी में अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिपादन प्रकाशित हुआ। प्रस्तुत कमेटी के अध्यक्ष A.D. गोरेवाला थे। अंग्रेजी द्वारा सर्वप्रथम कौवा बागान लगाए गए थे। इसका उत्तर है चिकमंगलुरु में। अंग्रेजी द्वारा सर्वप्रथम कौवा के बागान कर्नाटक के चिकमंगलुरु जनपद में लगाए गए थे। कौवा या कॉफी का पौधा भारत में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाया गया था। सन 1798 में तेलीचेरी के निकट यह प्रयोगात्मक रूप से बोया गया, लेकिन विविध रूप से कौवा के बागान चिकमंगलुरु जनपद में लगाए गए। इलायची पहाड़ियाँ तमिलनाडु केरल की सीमा पर स्थित है। कंचन किस फसल की किस्म है? यह आंवला का किस्म है। कंचन, कृष्णा, बनारसी इत्यादि आंवला की किस्में हैं। भारत में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में होता है। इस फल वृक्ष में परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। आंवले में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंगूर के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? वह है महाराष्ट्र का। अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान है। विश्व में अंगूर के उत्पादन में चीन अग्रणी देश है। संसार में कुल अंगूर उत्पादन का 80% से ज्यादा शराब बनाने में प्रयुक्त होता है। मुख्यतः काली मृदा में अंगूर की खेती की जाती है। इसकी किस्म के अनुसार अंगूर में 15 से 25 तक शर्करा पाई जाती है। भारत में आलू किसके द्वारा लगाया गया? वह है पुर्तगालियों द्वारा। भारत में आलू की खेती पुर्तगालियों द्वारा की गई। सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत में आलू लेकर आए। चीन आलू का सर्वाधिक उत्पादक एवं क्षेत्रफलधारी राष्ट्र है। भारत आलू का दूसरा प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है। भारत में आलू के उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि पश्चिम बंगाल का दूसरा है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? यह 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारत में मिट्टी के अपरदन और मिट्टी के स्थायी संरक्षण के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। पैलिरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? यह है गेहूं का खरपतवार। इस खरपतवार को गुल्ली डंडा भी कहते हैं। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में गेहूं बहुतायत से उगाया जाता है। वहां गुल्ली डंडा, पैलिरिस माइनर और जंगली जई से गेहूं की फसल को काफी नुकसान होता है। कहीं कहीं तो यह नुकसान 70 से 80% तक हो जाता है। गेहूं में उगे इन खरपतवारों को तब तक आसानी से नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि इनमें फूल न खिल जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डी इसमें सही नहीं है। पौधा संरक्षण संघारोध एवं भंडारण निर्देशालय गुड़गांव में स्थित है। भंडारण निर्देशालय फरीदाबाद में स्थित है, इसलिए डी गलत ऑप्शन है। मिश्रित खेती होती है फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन। मिश्र खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन
डेयरी उद्योग भी कहा जाता है। भारतवर्ष में कृषि के साथ पशु वर्ग जुड़ा है क्योंकि पशु खेतों में शक्ति के मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। शुष्क खेती क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। यह ऐसी भूमि जहां वार्षिक वर्षा 20 इंच से कम हो और बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसल के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। शुष्क खेती के क्षेत्र में फसल उत्पादन के लिए भूमि में वर्षा के पानी की अधिक से अधिक मात्रा को सुरक्षित रखा जाता है। शुष्क भूमि कृषि के लिए वर्षा ही जल का एकमात्र स्रोत होता है। इनमें से कौन से जैव उर्वरक हैं? उपयुक्त में से सभी। नीलहरित शैवाल, एजोला, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरम इत्यादि सभी जैव उर्वरक हैं। जैविक उर्वरक न केवल वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण और फास्फोरस को घुलनशील बनाने में अपना योगदान करते हैं, बल्कि विभिन्न वृद्धि हार्मोन्स और अम्लों के निर्माण द्वारा पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता भी करते हैं। भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, वह है नर्मदा। भारत की नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भारत में इनमें से किस वनस्पतिक प्रजाति का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? वह है साल का। हिमालय के निचले ढालों एवं तराई प्रदेशों से लेकर उड़ीसा, तमिलनाडु आदि में साल के वनों का विस्तार पाया जाता है। भारत के किस शैलक्रम में मैग्नीज का उत्पादन होता है? वह है धारावाड़। मैग्नीज, लोहा, सोना, तांबा, क्रोमियम आदि धात्विक खनिज धारावाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। यह झेलम घाटी में पाई जाती हैं। कश्मीर घाटी एक अभिनतिक घाटी है। यह घाटी प्रारंभ में एक झील थी जिसे करेवा नाम से जाना जाता था। झेलम नदी इस घाटी से होकर प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। वे नदियां जिनका उद्भव हिमालय उद्यान के पूर्व हो चुका था पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियों कहलाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।